स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इंडियन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड टेक्नीशियन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन रीओपन किया गया है। इसका मतलब क्या है, पहले से चल रहा था लेकिन फिर से उसका डेट बढ़ाया जाएगा। तो उसी के बारे में है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 27 सितंबर को ये नोटिफिकेशन का फिर से अपडेट आया है आपका। इसमें पूरे कितने पोस्ट हैं? 14,298 पोस्ट, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से आपके आरआरबी बोर्ड होंगे यहाँ पर दिया गया, प्रयागराज, गोरखपुर, अजमेर, सब कुछ रहेंगे इसमें। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा इसको, किस किस के लिए है। टेक्नीशियन ग्रेड सिग्नल, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड, इन सब के लिए है, होने वाला है। तो इम्पोर्टेंट डेट क्या होने वाले हैं, डेट में आप देखेंगे तो 9 तारीख तीसरा महीना 2024 से स्टार्ट है। 8 तारीख चौथा महीना 2024 तक इसका फॉर्म भरा जा रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ, इसका डेट इंक्रीज किया गया, इसकी वैकेंसी 22 तारीख 8वां महीना 2024 को। फिर इसके बाद क्या किया गया, रीओपन किया जाएगा 2 तारीख से 16 अक्टूबर के बीच में। यानी 2 से 16 तक आप फिर से इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकेंगे। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, 2 से लेकर के 16 अक्टूबर तक। इसके लिए एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये, एसटी, एससी और पीएच के लिए, फिजिकल हैंडीकैप के लिए कितना है, 250, और ऑल कैटेगरी के फीमेल के लिए भी 250 है। अगर आप फर्स्ट स्टेज के पेपर में अपीयर हो जाते हैं तो आपका 400 रुपये वहां से रिफंड कर दिया जाएगा। और फीमेल जो है उनका पूरा फीस रिफंड कर दिया जाएगा, फीमेल, एसटी, एससी और पीएच का। लेकिन जब आप फर्स्ट स्टेज में अपीयर रहेंगे तब आपके अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा। किस तरीके से आप फीस पेमेंट कर सकते हैं? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से आपको फीस पेमेंट करना होगा। नोटिफिकेशन के लिए एज लिमिट क्या होने वाली है? कम से कम आपको 18 साल पूरा होना चाहिए। मैक्सिमम एज आपका 33 साल है। और फिर मैक्सिमम एज किसके लिए? टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए 33 साल है। और यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए जो सिग्नल के लिए है उसके लिए 36 साल रखा गया है। वैकेंसी में यहाँ पर देखिए, वैकेंसी का डिटेल पूरा दिया गया है। 14,298 पूरे जो पोस्ट हैं उसमें पोस्ट का नेम दिया गया है। पोस्ट कितने पोस्ट होने वाले हैं, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है तो यहाँ पर देखेंगे, बैचलर डिग्री ऑफ साइंस इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन। तो ये क्या है कि आपका टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए सिग्नल, टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के लिए पोस्ट का नेम है। इसके लिए आपको योग्यता चाहिए होगा। जो इसके लिए एलिजिबल होंगे वही इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। इसमें टोटल पोस्ट 1092 है। इसके बाद आगे देखते हैं, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड ओपन लाइन, इसके लिए 8,052 पोस्ट है। इसके लिए क्या चाहिए, 10वीं क्लास के बाद आप आईटीआई किए हुए हों, उसमें सर्टिफिकेट चाहिए, एससीबीटी या एनसीबीटी का, ठीक है, दो में से कोई भी आप हो, और उस ब्रांच से आपको संबंधित होना चाहिए। इसके बाद क्या है, ये कितना है, 8,052 पोस्ट है। फिर आता है आपका टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड वर्कशॉप एंड पीयू। इसमें क्या है, 5,154 पोस्ट हैं पूरे, और उसके लिए भी वही सब कुछ रहेगा। इसके एलिजिबिलिटी के लिए आप क्या करिएगा, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप जाकर के वहां से पूरा डिटेल जरूर पढ़ लीजिएगा। जिसको भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन लगता है या फिर कुछ समस्या आती है तो उसको एक बार आप पढ़ लीजिए। इसके बाद क्या दिया गया, कैटेगरी वाइज वैकेंसी का डिटेल दिया गया है कि किस आरआरबी में कितने पोस्ट किस पोस्ट के लिए है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग देखना है, जैसे अहमदाबाद के लिए, अजमेर के लिए, आप कहाँ के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, आप किस कैटेगरी में आते हैं, टोटल कितने पोस्ट है, ये सब आपको जब पता रहेगा तो आप आसानी से अपना सेलेक्ट कर पाएंगे कि आप किस आरआरबी में जाना चाहते हैं, कहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी है, कहाँ पर कम वैकेंसी, कहाँ पर कितनी ज़्यादा सीट खाली है, कितना कम खाली है। तो यहाँ पर ये सब पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं कि आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले तो आपको पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में एक एक स्टेप दिया गया है। अगर आप नहीं पढ़ते तो कोई बात नहीं, आपको पूरी जानकारी इसमें मैं दे रहा हूँ खुद ही। सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको आरआरबी का एक आईडी क्रिएट करना होगा, और पासवर्ड आपको वहां पर आईडी और पासवर्ड बनाना होगा। इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकेंगे। जो पहले से क्रिएट किए होंगे आईडी पासवर्ड, उनके लिए जरूरी नहीं है उनका आईडी पासवर्ड क्रिएट करना, वो डायरेक्ट लॉगिन करके अपना अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे।
इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए? एलिजिबिलिटी, पहली बात तो आपका कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा आईडी प्रूफ चाहिए। आईडी प्रूफ में आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, वोटर आईडी कार्ड होता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है। एड्रेस डिटेल रहेगा। एड्रेस डिटेल आपको, अब बेसिक डिटेल जो एजुकेशन डिटेल होता है और क्वालिफिकेशन डिटेल, ये सब आपको डालना होगा। और क्या होता है, आपको स्कैन करके रखना है कुछ डॉक्यूमेंट, जैसे फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, और आईडी के लिए जो प्रूफ है उसको। सबमिशन करने से पहले आप एक बार प्रीव्यू करके चेक कर लीजिएगा कि आप सब कुछ सही भरे हैं या नहीं। अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो आप वहां से जाकर के एडिट कर लीजिएगा। और फिर इसके बाद आपको फीस पेमेंट करना होगा। फीस पेमेंट करने के बाद आप प्रिंट आउट जरूर लेकर के रखें उसको, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये पूरी जानकारी रही आपको कि कैसे कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। और ये देखिए, जब आप जाते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो इस तरीके से आपको पेज, जब इसका नोटिफिकेशन देखेंगे तो नोटिफिकेशन में है रेलवे भर्ती बोर्ड। यहाँ पर संख्या 2/2024 है, टेक्नीशियन की भर्ती के लिए। यहाँ पर दे रहा है जो तारीख वारीख है वही दे रहा है, क्योंकि ये पहले वाला है तो वही यहाँ पर आपको शो करेगा। किसके लिए कितना है, वेतन वेतन क्या मिलेगा इसमें देख लीजिए। प्रारंभिक वेतन 29,200, 19,900। ये किसके लिए? टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के लिए। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड, ये आपका किसके लिए है? ग्रेड थर्ड के लिए 19,900। चिकित्सक मानक B1 अनुकूलक एक में आपको इसमें देखना है। ये आयु की योग्यता के बारे में यहाँ पर दिया गया है। कुल रिक्तियां जो है इतनी है, आप देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये पूरी जानकारी वही दी गई है जो सामान्य भर्ती के लिए प्रक्रिया रहती है। पोस्टिंग के बारे में यहाँ पर दिया गया कि आमतौर पर एक रेलवे कर्मचारी की पूरी सेवा के दौरान रेलवे या रेलवे प्रतिष्ठान में नियोजित किया जाएगा। उसमें उसे पहले नियुक्ति पर तैनात किया जाएगा और उसके पास किसी अन्य रेलवे या किसी अन्य प्रतिष्ठान में स्थानांतरण के अधिकार के रूप में कोई दावा नहीं होगा। हालांकि एक सक्षम प्राधिकारी सेवा की आवश्यकताओं में रेलवे कर्मचारी को किसी अन्य विभाग या रेलवे प्रतिष्ठान में स्थानांतरित कर सकता है, जिसमें भारत के अंदर या बाहर की परियोजना भी शामिल है, जब तक नवनियुक्त उम्मीदवार कम से कम 5 साल 10 साल की सेवा पूरी नहीं कर लेता, तब तक अन्य रेलवे में स्थानांतरण के लिए कोई अनुरोध पंजीकृत नहीं किया जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि मेरा ट्रांसफर करवा लेना है, तो अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप स्थानांतरण जो है वो तभी करा सकते हैं जब आप 5 से 10 साल की सेवा आप पूरा कर लेंगे, उसके बाद ही। इस प्रकार के उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे उचित सावधानी से विचार विमर्श के साथ अपनी आरआरबी आपको चुनना है। यानी आप आरआरबी जो आप चुनते हैं, कि जैसे मान लीजिए आप सेलेक्ट कर लिए, पता चला आप यूपी के हैं, महाराष्ट्र में सेलेक्ट कर लिए, फिर आप चाहते हैं कि अपने यूपी में आना, तो वहां पर आपके लिए समस्या हो सकती है, ठीक ना। अब निःशुल्क ट्रेन की यात्रा की सुविधा इसमें रहती है। यानी एस एससी एससी और एसटी उम्मीदवार के लिए स्वीकार्य निःशुल्क स्लीपर क्लास रेलवे पास चयन के विभिन्न चरणों, अर्थात सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मेडिकल परीक्षा के लिए उनके ऑनलाइन आवेदन में दिए गए विवरण और वैध जाति प्रमाण के अनुसार उनके ई कॉल लेटर के साथ प्रदान किया जाएगा। ट्रेन आरक्षण बुक करते समय और यात्रा के समय उम्मीदवार को वास्तविकता के सत्यापन के लिए मूल एसटी एससी समुदाय प्रमाण पत्र संबंधी अधिकृत रेलवे कर्मचारी को दिखाना होगा। इस मुक्त यात्रा के लिए किसी भी दुरुपयोग से चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में उम्मीदवार को अस्वीकार कर दिया जाएगा। उसमें भविष्य की परीक्षाओं के लिए भी रोक हो सकता है, ठीक है ना। यानी ट्रेन में किसके लिए? एस टी एस सी जो उम्मीदवार हैं, अगर अनुरोध है उनका, तो उनको फ्री में जो है उनका यात्रा वो कर सकते हैं, ठीक है ना। अब राष्ट्रीयता या नागरिकता के बारे में बात करते हैं। एक उम्मीदवार को या तो होना चाहिए। अब क्या होना चाहिए? अब इसमें उम्मीदवार कहाँ का होना चाहिए? या भारत का नागरिक हो, या नेपाल का नागरिक हो, या भूटान का नागरिक हो, ठीक ना। एक तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से 1/1/1962 से पहले भारत आया था, या भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, पूर्वी अफ्रीका देशों, युगांडा, ये सब जो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से आया हो, बशर्ते कि उपरोक्त 1 2 3 4 5 से उम्मीदवार के वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार का पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया हो। सिंपल सी बात यह है कि अगर आपका निवास प्रमाण पत्र बना है तब तो आप कर सकते हैं। आयु सीमा के बारे में आपको ऊपर बताया ही जा चुका है, इसमें बताने की कोई फिर से जरूरत है नहीं यहाँ।
भर्ती प्रक्रिया के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। उम्मीदवार को आरआरबी की किसी भी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से और ऑनलाइन मोड से आवेदन आप भर सकते हैं। उम्मीदवार का एक वेतन स्तर के लिए केवल एक आरआरबी का आवेदन कर सकते हैं। मतलब आप सोचे कि और आरआरबी में आवेदन करें तो ऐसा नहीं हो सकता। और एक वेतन स्तर के केवल एक सामान्य ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए। एक बार आवेदन के बाद आरआरबी का चयन अंतिम होगा। एक उम्मीदवार द्वारा वेतन स्तर में एक से अधिक आरआरबी के लिए आवेदन करने पर उस वेतन स्तर के लिए सभी आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा और डीबर कर दिया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया के लिए कुछ चरण होते हैं कि आपको कैसे उसमें चयन किया जाएगा। तो देख लेते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका फर्स्ट नंबर पर। उसके बाद क्या होगा कि जो डॉक्यूमेंट है उसका सत्यापन किया जाएगा। फिर मेडिकल की परीक्षा होगी आपकी। फिर परीक्षा अनुसूची और स्थानों की जानकारी आरआरबी की वेबसाइट पर एसएमएस और ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। और किसी भी चरण में स्थगित करने या स्थान तिथि शिफ्ट करने के अनुरोध को किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में बात करें तो प्रत्येक वेतन स्तर के लिए अलग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। वेतन 5 पोस्ट यानी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का पाठ्यक्रम में क्या है कि कुल अवधि 90 मिनट में रहेगा। 100 क्वेश्चन करने होंगे और एक गलत क्वेश्चन के लिए 1/3 अंक आपका काट लिया जाएगा। यह कई पारियों में आयोजित कराया जाएगा। और इसके बाद जो पेपर होते हैं, जैसे पेपर के बेस पर कि पेपर कौन सा कठिन है कौन सा आसान है, उसके बेस पर उसका नॉर्मलाइजेशन कर दिया जाएगा। पात्रता के लिए अगर न्यूनतम परीक्षा पास की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी के लिए 30%, एससी के लिए 30%, एसटी के लिए 25% कमी होने पर पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए इन प्रतिशत में 2% की छूट दी जाती है। इसके बाद क्या होगा, जैसे आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे दिए तो उसके बाद शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे अगले के लिए। मतलब अगले के लिए बात करें तो किसके लिए, कंप्यूटर बेस्ड के बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद क्या होता है, दस्तावेज का सत्यापन के लिए। इसके बाद क्या है कि टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के सीबीटी सिलेबस में बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। इनको कवर करने की संभावना होगी। इसमें क्या क्या है कि सामान्य जागरूकता, सामान्य बुद्धि और तर्क, कंप्यूटर और अनुप्रयोग की मूल बातें और गणित। अब बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग, ये हम देख लेते हैं एक बार सिलेबस अच्छी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस में समस्या करते हैं बच्चे। तो हम लोग सिलेबस अच्छी तरीके से अगर समझे रहेंगे तो आसानी से हम लोग देख सकेंगे। तो सामान्य जागरूकता में क्या है, वर्तमान मामले का ज्ञान होना चाहिए, यानी कह सकते हैं करंट अफेयर का। भारत के भूगोल का, संस्कृत और भारत के इतिहास का ज्ञान होना चाहिए, जिसमें स्वतंत्रता संघर्ष, भारतीय राजनीति और संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत और विश्व से संबंधित पर्यावरण मुद्दे, खेल, सामान्य वैज्ञानिक और तकनीक विकास आदि ये सब शामिल होते हैं। ये हमारे सामान्य जागरूकता में होते हैं। इसके बाद सामान्य बुद्धि और तर्क में क्या है, उपमाएं, वर्णमाला, संख्या श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग, गणितीय संचालन, संबंध, सिलेजिज्म, जंबलिंग, वेन आरेख, डेटा व्याख्या और पर्याप्तता, निष्कर्ष और निर्णय लेने, समानताएं और अंतर, विश्लेषणात्मक वर्ग, वर्गीकरण, निर्देश विवरण, विवरण तर्क की धारणा, यानी इसको रीजनिंग आप डायरेक्ट भाषा में समझिए। रीजनिंग का जो सिलेबस है यही सब आपके सिलेबस रहेंगे। इसके बाद कंप्यूटर में क्या क्या रहेगा, कंप्यूटर की वस्तुकला। वस्तुकला में क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स, एमएस ऑफिस, विभिन्न डेटा प्रतिनिधित्व, इंटरनेट और ईमेल वेबसाइट और वेब ब्राउजर। कंप्यूटर वायरस, गणित, गणित में क्या है, संख्या प्रणाली, तर्क शक्ति, तर्कहीन संख्या, बोर्ड मास आएगा, द्विघात समीकरण, अंक गणित, प्रगत, समान त्रिकोण, पाइथागोरस प्रमेय, समन्वय ज्यामिति, त्रिकोणमिति, अनुपात, ऊंचाई और दूरी, सतह क्षेत्र और मात्रा, सेट, उनके अभ्यावेदन, खाली सेट, परिमित, अनंत सेट, समान सेट, सबसेट, वास्तविक संख्याओं के एक सेट के सबसेट, यूनिवर्सल सेट, वेन आरेख, संघ और सेट के चौराहे, सेट का अंतर, एक सेट का पूरक, यानी सेट से संबंधित बहुत क्वेश्चन है। ठीक है। इसके बाद क्या है कि गुण पूरक, सांख्यिकी में क्या आएगा, फैलाव की उपाय, सीमा, माध्य विचलन, विचरण,
समूहीकरण, डेटा का मानक विचलन, घटनाओं की संभावना, घटना, पूर्ण घटनाओं, पारस्परिक रूप से अनन्य घटना। तो ये सब हमारे गणित में है। इसके बाद बुनियादी विज्ञान एवं इंजीनियरिंग से कुछ क्वेश्चन रहेंगे। अब देखें इसमें से, अब ये हमारे सिलेबस में देखेंगे किससे कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो सामान्य जागरूकता से हमारे 10 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग से 15, कंप्यूटर का 20 नंबर वेटेज है, गणित का 20 नंबर, बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग का आपका 35 नंबर। तो इस तरीके से हमारे जो इसके विषय वस्तु है हमारी, तो सबसे ज्यादा हमको वेटेज किस में दिया गया, विज्ञान और इंजीनियरिंग में 35 नंबर, यानी 35 क्वेश्चन। अंक शास्त्र से 20, सामान्य जागरूकता से 10, सामान्य बुद्धि तर्क से 15। और हमारे इससे बनते हैं 100 प्रश्न बनेंगे और 100 नंबर के बनेंगे। इसमें आपको समय मिलेगा 30 मिनट। वेतन स्तर सेकंड के लिए जो पैटर्न दिया गया है उनका भी क्या है, यही पैटर्न पूरा रहेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का। इसके बाद इनके देखेंगे तो इनका भी ये सिलेबस आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, इसको आप देख लें। रिकॉर्ड मिति रहेगा इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो ग्रेड 3 में है। आप इसको बढ़िया तरीके से मैथ का सिलेबस देखें। यहाँ सामान्य बुद्धिमत्ता तर्क के लिए बुनियादी विज्ञान, इंजीनियरिंग, सामान्य जागरूकता, इसमें किसके किसके कितना वेटेज दिया गया है। सामान्य जागरूकता के 10 नंबर, सामान्य विज्ञान के 40 नंबर और सामान्य बुद्धि एवं तर्क के लिए 25 और अंक शास्त्र के लिए 25, यानी 100 नंबर के 100 प्रश्न। इसके बाद हम देखते हैं आपके दस्तावेज का सत्यापन के लिए कैसे क्या होता है। तो इसमें क्या है कि उम्मीदवार को जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देंगे उनकी योग्यता के आधार पर उनके दस्तावेज का सत्यापन किया जाएगा। उससे पहले जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देते हैं उसमें से शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं। यही सब यहाँ पर जानकारी दी गई। आवेदन कैसे करना है आपको, आप देख लीजिए एक बार थोड़ा सा। आवेदन में गलतियों से बचने के लिए ऑनलाइन आवेदन भरते समय सभी जानकारी और निर्देश को आपको ध्यान से समझना है और पढ़ना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर गलत कर देंगे समझने, फिर आप वहाँ जब एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाएंगे तो वहाँ 100% है कि आप कुछ न कुछ गलत कर बैठेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या होगा, आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा और वहाँ पर से आईडी और पासवर्ड बनाना होगा। इसके लिए मैं एक विस्तृत वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं इसमें प्रोवाइड करा दूंगा और आपके सामने पॉपअप पर भी स्क्रीन पर खुल करके दिखाई देगा, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। और इसके बाद क्या है कि जो पहले बात अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, इसके बाद जिसके लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं उसको सेलेक्ट फॉर्म आसानी से भर सकेंगे। ये सब आपको जेपीजी फाइल में आपका इमेज तैयार होना चाहिए 30 से 70 केबी के बीच में। फोटो कैसा होना चाहिए, रंगीन पासपोर्ट आकार का होना चाहिए, सफेद पृष्ठभूमि के खिलाफ होना चाहिए, बिना काला चश्मा और टोपी न पहना हो, ठीक है ना। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि जेपीईजी छवि में 30 से 70 आप कर सकते हैं ना, जेपीईजी छवि में ही आपका होना चाहिए। वहां पर चलती लिखावट में उम्मीदवार को अपना सिग्नेचर करना होगा। जो अपलोड करने के लिए दस्तावेज होगा, विकलांगता प्रमाण पत्र, ये सब जो भी है, तो उसको भी आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। इसके बाद ऑनलाइन करने के लिए आपको कहाँ से कर सकते हैं, चाहे तो अपने घर से करें या फिर कॉमन सर्विस सेंटर से करें। और उसके अलावा यही बस 2-3 है। यहाँ पर आपके जो आरआरबी की साइट है, आप चाहे तो आरआरबी की साइट से भी आप जा करके कर सकते हैं। और इसके बाद ऑनलाइन जमा करने के लिए सामान्य निर्देश यहाँ पर दिया, उसको आपको दोबारा आप जांच कर लीजिएगा क्योंकि कोई गलत तो नहीं है। इसमें संशोधन करने के लिए आपको अवसर दिया जाएगा, तो अगर जिनका कुछ गड़बड़ हो तो उनको चाहे तो संशोधन भी कर सके। ई कॉल सेंटर से संबंधित कुछ जानकारी दी गई, ज्यादा जानकारी इसके बारे में है नहीं, ठीक है। तो धन्यवाद, आशा करता हूँ कि आप सभी को पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चाहे तो शेयर कर सकते हैं आपके जो भी संबंधित हो। इसको अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।